हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लिविंग स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हिस्ट्री से चैप्टर 3 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्री बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होंगे, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिंडरपेस्ट क्या था। तो अगर हम रिंडरपेस्ट की बात करें तो ये ना एक बीमारी थी, ठीक है। और इनमें से कौन सा जो है वो मित्र राष्ट्र थे। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जैसा कि आपको पता है वो कौन थे, मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या था। तो ये एक तरह से ना किदवंदियों की बदौलत सोने का शहर, एक बदौलत उनके किदवंदी होते थे, उनकी बदौलत एक सोने का शहर होता था दक्षिणी अमेरिका में, एल डोराडो, ठीक है। 1928 से 1934 के बीच में जो भारत है उसमें गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी, ऐसे क्या रीजन थे। तो ऑब्वियसली महामंदी जब आई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, जो गेहूं की कीमत थी वो गिर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मित्र राष्ट्र के नाम बताने हैं हमें। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और किस देश के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। वीटो एक ऐसी पावर होती है कि अगर वो पावर आपके पास है तो अगर समूह में सभी बोल रहे हैं कि वो चीज गलत है, उसको लागू नहीं होना चाहिए, पर अगर उस एक इंसान ने बोल दिया कि नहीं ये पास हो सकता है, जिसके पास वीटो पावर है, तो वो जो चीज है वो पास हो सकती है। इतनी शक्तिशाली वीटो पावर होती है। सबके मना करने के बावजूद अगर उस बंदे ने बोल दिया कि हाँ ये हो सकता है, तो वो पास हो जाएगा, जिसके पास भी वीटो पावर होती है, ठीक है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थी, ठीक है। और लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे जो पूर्वज थे उनको पता नहीं था, तो वो था आलू, ठीक है। और कौन से दो आविष्कार थे जिन्होंने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन ला दिया था। तो भाप इंजन और जो रेलवे था उसने बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था, ये इन दो आविष्कारों ने, ठीक है, 19वीं सदी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो आर्थिक आदान प्रदान है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर अर्थशास्त्री के अनुसार देखें हम, तो वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रभाव होता है जब व्यापार का प्रभाव होता है, और दूसरा प्रवाह होता है श्रम का प्रवाह, और तीसरा होता है पूंजी का प्रवाह। तो बेसिकली अगर हम पहले प्रवाह की बात करें तो उसमें क्या होता है ना, जो व्यापार होता है वो मुख्य रूप से जैसे कि वस्तु होते हैं, कपड़े होते हैं, या गेहूं, इनका लेन देन होता है। और सेकंड हमारा श्रम का प्रवाह होता है। तो बेसिकली ये ना, श्रम का प्रवाह मतलब काम या फिर रोजगार की तलाश में जब लोग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, श्रम का प्रवाह होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है पूंजी का प्रवाह, जब पैसे या जब वो दीर्घ अवधि के लिए या अल्प अवधि के लिए दूर दराज इलाकों में जब निवेश किया जाता है, जब पैसे का लेन देन होता है, पैसे का आना जाना होता है, तब प्रवाह होता है पूंजी का। तो बेसिकली ये 3 प्रवाह होते हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि महामंदी की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, और इसके प्रभाव बताने हैं हमें महामंदी के, ठीक है। तो हम बात करें तो महामंदी जो है उसकी शुरुआत 1929 से हुई थी, ठीक है। और यहाँ ये जो संकट था वो 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। 1929 तक से शुरू हुई थी और 30 के दशक तक बना रहा था ये, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ था, विश्व के ज्यादातर जो हिस्से थे उसमें उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार जैसी जो बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। ये जो चीजें थी ना, इनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी उस टाइम के महामंदी के अनुसार टाइम पे, ठीक है। और युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था जो थी बहुत कमजोर हो गई थी। युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको खर्च करना पड़ा था युद्ध में, राइट। और फिर कीमतें जो गिरी, तो किसान जो थे उनकी आय भी घटने लग गई। ऑब्वियसली जब कीमतें गिरने लग गई तो उनकी आय भी घटी। और जो आमदनी थी वो बढ़ाने के लिए किसान ने क्या किया, अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। उनको लगा कि जब कीमतें गिर गई हैं तो हम उत्पादन अधिक करते हैं तो ज्यादा बिकेगा माल, राइट। उन्होंने ऐसा किया। पर बहुत सारे जो देश थे उन्होंने क्या किया ना, अमेरिका से कर्जा ले रखा था युद्ध के दौरान, ठीक है। और अमेरिका जो था वो उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखा। तो अमेरिकी लोगों ने क्या देखा कि जो वहां के उद्योगपति थे उन्होंने देखा कि अब मंदी आने वाली है। वो तो उनको उन्होंने क्या किया, देशों को ना कर्ज देना ही बंद कर दिया। और जिससे क्या हुआ, हजारों बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए, क्योंकि उन्होंने कर्ज देना बंद कर दिया और उनको जल्दी कर्ज जो दिया हुआ था वो मिल भी नहीं रहा था। तो उस वजह से क्या हुआ, तो हजारों बैंक जो थे वो दिवालिया भी हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉर्न लॉ क्या है और कॉर्न लॉ के समय क्या 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 चीजें हुई और कॉर्न लॉ जब हट गया था
तो उसके हटाने के बाद इसके क्या-क्या प्रभाव हुए थे, हमें ये बताना है। तो ठीक है, अगर हम बात करें तो जो कॉर्न लॉ था ना, वह एक ऐसा कानून था जिसके सहारे जो सरकार था, उसने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा रखी थी। मतलब मक्का को कहीं और से नहीं लेकर आया जाएगा, उसका आयात नहीं किया जाएगा, ऐसा पाबंदी लगाया गया था, इसीलिए इसको कॉर्न लॉ कहा गया था, ठीक है? और कुछ दिन बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन होता है, उसपे जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, तो भोजन की माँग भी वृद्धि होती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की माँग भी बढ़ती है, राइट? तो भोजन की माँग जो थी वो बढ़ने लग गई, तो उसको क्या हुआ, कृषि के आधारित जितने भी सामान थे, उसमें भी वृद्धि हो गई, ठीक है? और इससे पहले क्या था, इससे पहले कि भुखमरी का आ जाता, उससे पहले ही जो ब्रिटेन था, उसने क्या किया ना, जो कॉर्न लॉ लगा रखा था, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है? और जिससे क्या हुआ, अलग-अलग देश के जो व्यापारी थे, उन्होंने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया और भोजन की जो कमी थी, उसमें बदलाव आया और विकास जो है वो होने लग गया, ठीक है? क्योंकि आयात में पाबंदी लगा हुआ थी, इस वज़ह से क्या हो रहा था कि जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी, तो भोजन कम पड़ जाता है। इस वज़ह से उसको हटा दिया गया कॉर्न लॉ को और विभिन्न देशों ने क्या किया, भोजन का निर्यात किया और भोजन में की कमी जो हो रही थी, उसमें भी बदलाव आया और विकास भी होने लग गया, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो कॉर्न लॉ के समय क्या-क्या चीज़ें हुई थी, भोजन की माँग बढ़ी थी, जब कॉर्न लॉ लगा हुआ था और जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी और जो भोजन था उसके दाम भी बढ़ने लग गए। जब कॉर्न लॉ हटा दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, विभिन्न देशों से लोग अपने भोजन को लेकर आए और विकास भी तेज़ हुआ और जो भोजन का अधिक भंडार हो गया, जब विभिन्न देशों से भी भंडार आए, भोजन आए तो भंडार भी अधिक हो गया, ठीक है? नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्क रूट या रेशम मार्ग क्या था तथा इसकी विशेषताएं लिखें। तो अगर हम बात करें तो सिल्क रूट ना एक ऐसा ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था, ठीक है? इसके द्वारा ना, इस मार्ग के द्वारा एक तरह से ये रास्ता था, एक तरह का मार्ग, तो इसके द्वारा ना व्यापार किया जाता था, जो कि दूसरी शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक, दूसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक था, ठीक है? और ये जो था, इस रास्ते से चीन, भारत, फारस और अरब और ग्रीस और इटली जो है, उसके पीछे जितने भी छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरीय तक फैला हुआ था। इन सभी को पीछे छोड़ते हुए भूमध्य सागरीय तक फैला हुआ था। क्योंकि उस दौरान क्या था ना, जो वो मार्ग था, जो जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, वो मार्ग इसलिए कहा जाता है उसको सिल्क रूट, क्योंकि वो एक तरह से मार्ग था, रूट मतलब रास्ता, और सिल्क इसलिए क्योंकि वहां पे ना ज्यादातर उस रास्ते से रेशम का व्यापार कहा जाता है, इसके कारण इसे क्या कहा गया, सिल्क रूट करार दे दिया गया, ठीक है? और अगर हम सिल्क मार्ग की बात करें तो ये मार्ग जो था वो एशिया को यूरोप और जो उत्तरी अफ्रीका है उसके साथ साथ विश्व को जमीन से भी और समुद्र के मार्ग से भी जोड़ता था। जमीन था उसके रास्ते से भी, समुद्र के रास्ते से भी, ये सिल्क रूट था। बेसिकली सिल्क रूट एक रास्ता था, जिस रास्ते से रेशम व्यापार को किया गया था, इस वजह से इसका नाम जो था वो सिल्क रूट रखा गया था, ठीक है? और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो चीन था उसके बर्तन जो थे वो दूसरे देशों तक जा सकते थे, ठीक है? और इसी प्रकार क्या हुआ, जो यूरोप था उसमें एशिया तक सोना चांदी इन सभी को सिल्क रूट से ही आते थे और सिल्क रूट के रास्ते से ही ना जो ईसाई थे, इस्लाम और जो बौद्ध धर्म के थे लोग, वो दुनिया के विभिन्न भागों में जा सके थे, वो भी इसी रास्ते की वजह से हो पाया था, ठीक है? और रेशम मार्ग जो है वो दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, कि दूर-दूर के जो हिस्से हैं सबसे, उनको जोड़ने वाला एक मार्ग माना जाता है रेशम मार्ग को, ठीक है? और जो क्रिश्चियन युग था, उससे भी पहले से है ये सिल्क रूट अस्तित्व में, ठीक है? और जो सिल्क रूट है, वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और जितने भी सांस्कृतिक संबंध है, उनका एक बड़ा स्रोत साबित हुआ है इन संबंधों के बीच में, सिल्क रूट जो था दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए, ठीक है? तो ये विशेषताएं थी सिल्क रूट की। और अब हम बात करते हैं, ये भी बहुत बारी पूछ लिया जाता है कि यूरोप में कौन-कौन सी समस्याएँ थी जिनका उनको सामना करना पड़ा था। जो 19वीं सदी तक ना क्या था, जो यूरोप था उसमें कई तरह की समस्याएँ थी, जैसे कि गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव, ठीक है? और धर्म के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे ना, वो उनको सज़ा का डर लगता था। इसी वज़ह से ना वो अमेरिका भाग गए थे, ठीक है? और उन्होंने क्या किया, अमेरिका में मिलने वाले जितने अवसर थे ना, उनको वहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे अवसर मिले, उनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और उनकी जो जीवन था वो काफ़ी तरक्की हुई, उनका वो और तरक्की के रास्ते पर गए, ठीक है? वो सज़ा के डर से अमेरिका भाग गए और वहाँ पे जो सुविधाएँ उन्हें मिली, उनका भरपूर इस्तेमाल किया और तरक्की की ओर आगे हो गए वो, ठीक है? अब हम बात करते हैं ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता था, वो क्या था या वो उसमें क्या-क्या चीज़ें थी? आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो 1944 में जो अमेरिका था, उसमें स्थित जो न्यू हैम्पशयर है,
उसकी ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र जो मौद्रिक एवं जो द्वितीय सम्मेलन है उसमें सहमति बनी थी। संयुक्त राष्ट्र के बीच में जितना भी मौद्रिक और जितना भी वित्तीय था रिलेशन उसमें उस सम्मेलन में जो था वो सहमति बनी थी मौद्रिक यानी मुद्रा से रिलेटेड और जितनी भी वित्तीय चीजें होती थी। ठीक है, किसके बीच में? ब्रिटेन वुड्स हैम्पर्स न्यू हैम्पशायर था जो कि ब्रिटेन वुड्स में था, ठीक है? और जो स्थान था वो संयुक्त राज्य में था, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक, ठीक है? तो इस वजह से भी इसको ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन वुड्स में था ये जगह जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है? और जुलाई 1944 में ना जो अमेरिका था, उसमें जो न्यू हैम्पशायर था, उसके ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी इस वजह से। और सदस्य जो देश थे, उनके जो विदेश व्यापार थे ना, उसमें लाभ और जितने भी घाटे थे, उनसे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौते में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। जब ये ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, जो कि जितने भी मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन थे, उससे रिलेटेड सहमति ली गई थी इसमें, जो कि संयुक्त राष्ट्र में था, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में, ठीक है? और उसी में ना क्या हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है हमारा, आईएमएफ जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही हुआ था, ठीक है? और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात ब्रिटेन को कई आर्थिक संकट झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा उसकी रीजन बताने में। युद्ध के पश्चात जो आर्थिक स्थिति थी उस पर नियंत्रण पाना एक बहुत ही कठिन काम था, ठीक है? और युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था वो संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद ना सबसे लंबा संकट जो था वो ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा था। और इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, कि जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उस समय क्या था, जैसे कि भारत और जो जापान जैसे जो देश थे वो उद्योग में विकसित होने लग गए, ठीक है? और अतः क्या हुआ, युद्ध के पश्चात जो ब्रिटेन था, क्योंकि वो भारतीय बाजार में पहले वाली जो स्थिति थी वो प्राप्त कर पाना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि जो भारत था वो अब थोड़ा डेवलप हो चुका था। क्योंकि जिस टाइम ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था उस टाइम जो भारत था और जापान जैसे जो देश थे वो उद्योगों में विकास कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने जब युद्ध के बाद देखा तो उसने देखा कि भारत में वो वापस वैसी जगह नहीं ले सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब भारत भी डेवलप हो गया है। और सेकंड रीजन ये था कि अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, ठीक है? क्योंकि जापान भी अब आगे बढ़ गया था। और युद्ध के खर्चे जितने भी थे उसकी पूर्ति करने के लिए जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका से कर्जे भी ले रखे थे, इस वजह से भी उसको आर्थिक संकट झेलना पड़ा। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब युद्ध के पश्चात ब्रिटेन को ना भारी विदेशी कर्जों में भी दब गया, वो उसने ज्यादा कर्जा ले रखा था तो उस कर्जे में भी दब गया। और बाजार में भी उसकी पहले जैसी हालत नहीं रह गई थी, ठीक है? अधिकतर ये तो वो डेवलप होने लग गए थे। और जो ब्रिटिश सरकार था उसने ना अपने युद्ध संबंधी जितने भी व्यय थे उसमें कटौती शुरू कर दी, मतलब युद्ध में जितना भी वो खर्च कर रहे थे उसको कम करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है? ताकि जितने भी टैक्स है उनके द्वारा उन्हें पूरा किया जा सके। और इन प्रयासों से जो रोजगार के साधन थे उनमें कमी आ गई, रोजगार की भी कमी आ गई इसकी वजह से, ठीक है? और 1921 में क्या हुआ, हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर जो था वो उसके पास काम नहीं था, वो बेरोजगार था। पहले इतना अच्छा था ब्रिटेन जो था वो अर्थव्यवस्था में, बट युद्ध के बाद क्या हुआ, सारी चीजें ही बदल गई। उसने टैक्स ले रखा था, सॉरी कर्ज ले रखा था, कर्ज में वो दब गया, उसको सारी चीज़ों का देखना पड़ा, रक्षा संबंधी जितने भी युद्ध संबंधी वो खर्च कर रहा था, उसकी कटौती शुरू कर दी। और इन सारे चीज़ों के बावजूद भी वहाँ पे जो हर 5 में से अगर 5 मज़दूर आप देखें तो उनमें से हर एक किस उन 5 में से किसी एक के पास जो था वो काम था ही नहीं। कुछ ऐसी इस प्रकार की आर्थिक संकट जो थी वो ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध के बाद झेलनी पड़ी थी, ठीक है? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर